नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम जानकारी के साथ। बता दें कि ज्ञानवापी सर्वे पर बड़ा फैसला आ चुका है। 3 अगस्त को फैसला सुनाएगा हाईकोर्ट। एसआई सर्वे पर 3 अगस्त तक रोक लगा दी गई है। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां एक बार फिर से एसआई सर्वे पर रोक लगा दी गई है। एक बार फिर से एसआई सर्वे को रोक दिया गया है और इससे पहले कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी थी और इसके बाद से 3 अगस्त का दिन चुना गया है फैसला सुनाने के लिए। आज 3:30 बजे का वक्त दिया गया था जब कोर्ट फैसला सुनाने वाला था, लेकिन इस बीच अहम जानकारी आप तक पहुंचा दें कि अब 3 अगस्त को फैसला सुनाया जाएगा। तब तक के लिए ये रोक लगा दी गई है एसआई सर्वे पर। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रयागराज से शोएब रिजवी जुड़ चुके हैं। शोएब, 3 अगस्त तक रोक लगा दी गई है एसआई सर्वे को लेकर। बिल्कुल बड़ी खबर है। 3 अगस्त तक इस मामले पर, अब 3 अगस्त को इस पूरे मामले में फैसला आएगा। 3:30 बजे से कोर्ट ने बाकायदा सुनवाई शुरू की थी और एक लंबी सुनवाई हुई। इससे पहले 2 दिनों तक इस मामले में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की तरफ से अपनी अपनी दलीलें पेश की गई। खास तौर से सर्वे को लेकर के तमाम तरह की दलीलें पेश की गई हैं। लेकिन आज जिस तरह से बहस हो रही थी, दोनों पक्षों की तरफ से अपनी बात रखी जा रही है, उसमें मुस्लिम पक्ष कहीं ना कहीं वर्शिप एक्ट का हवाला लगातार दे रहा था और उसके तहत ये नियम है कि जो आज़ादी के बाद यथास्थिति है ऐसे स्थानों की, वो बनी रहे। और उसी वजह से सर्वे का मुस्लिम पक्ष विरोध कर रहा है। उसकी तरफ से ये कहा गया है कोर्ट में, क्योंकि उस एक्ट के तहत ये नियम है कि कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। इस तरह की तमाम दलीलें दी गई। फिलहाल कोर्ट ने तमाम दलीलों को दोनों पक्षों की सुना है और अब फैसले को न सिर्फ सुरक्षित कर लिया है, बल्कि एक तरह से कह सकते हैं कि जो सर्वे का आदेश हुआ था उस पर रोक अभी फिलहाल 3 अगस्त तक लगी रहेगी, उसको भी बढ़ा दिया है। तो 2 महत्वपूर्ण चीजें सामने निकल कर आई। एक तो पूरे मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है और फैसला को सुरक्षित कर लिया गया है। साथ ही साथ ये भी जरूर है किया गया है कि जो स्टे है वो अभी कंटिन्यू रहेगा 3 अगस्त तक। 3 अगस्त तक सर्वे पर रोक लगी रहेगी। तो ये 2 महत्वपूर्ण जिस पर सबकी निगाहें थी, आखिरकार कोर्ट में आज सुनवाई हो चुकी है। तो आज क्या दलीलें दी गई मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष की तरफ से? देखिए, मुस्लिम पक्ष ने 3 महत्वपूर्ण चीजों पर आज फोकस किया है। उसमें एक वर्शिप एक्ट के तहत इस मामले को देखने की बात कही और कहीं ना कहीं कोर्ट में अपनी दलीलें दी हैं, जिसमें कहा गया है कि वर्शिप एक्ट के तहत आज़ादी के बाद जो स्थितियां हैं इस तरह के स्थानों की, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। इस पर कहीं ना कहीं जोर दिया और इसी वजह से इस पूरी जो अदालत की सुनवाई की खूबसूरता पर सवाल उठाया कि उनको इस मामले में इस तरह की सुनवाई नहीं करना का अधिकार है। इस तरह की बातें रखी है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि जिस तरह से हिंदू पक्ष लगातार एसआई सर्वे कराकर साक्ष्य इकट्ठा करने की बात कह रहा है, तो कोर्ट के नियम का उन्होंने हवाला दिया कि कोर्ट की जिम्मेदारी साक्ष्य इकट्ठा करने की नहीं है। पहले हिंदू पक्ष इस पूरे मामले पे अपना साक्ष्य रखे, तब कोर्ट अगर उचित समझे तो इस तरह की चीजों का आदेश दे। लेकिन हिंदू पक्ष लगातार बगैर साक्ष्य रखते हुए ही कोर्ट में इस तरह की बातें कह रहा है। इस तरह की मुस्लिम पक्ष की तरफ से दलील दी गई, जबकि हिंदू पक्ष की तरफ से अपनी जो दलीलें दी गई हैं उसमें इस बात का जोर दिया गया है कि ये पुराना मंदिर है, इसको तोड़ करके मस्जिद बनाई गई है। इसके गुंबद के नीचे बहुत से ऐसे अवशेष हैं जिससे इसकी जानकारी इकट्ठा की जा सकती है और एसआई सर्वे से ये चीजें निकल कर आ सकती है और इसीलिए उस पर जोर दिया। बिल्कुल, जिला जज ने जब फैसला सुनाया था तब ये कहा गया था कि आप वजू खाने को छोड़ के बाकी कोर्ट पर बाकी ज्ञानवापी परिसर का आप सर्वे कर सकते हो और सर्वे शुरू हुआ था। इस दौरान देश के सर्वोच्च न्यायालय से फैसला आ गया और ये रोक लगा दी गई। अब ये और बढ़ा दिया गया। हमारे साथ नितिन चौधरी भी जुड़ चुके हैं सीधे न्यूज रूम से। नितिन, आपके पास क्या कुछ जानकारी है? देखिए स्वीटी, बिल्कुल ज्ञानवापी मामले को लेकर जहां काफ़ी दिन से जो है चर्चाएं चल रही थी, उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है इस पर कल भी जो है रोक लगा दी गई थी। फैसले को आगे बढ़ा दिया गया था, लेकिन आज जो फैसला उस पर सुनवाई आ गई है। लेकिन बता दें कि 3 अगस्त को इस पर फैसला सुनाया जाएगा। सुरक्षित जो है फैसला रख लिया गया। लेकिन उसके बाद ही बात की जाए मुस्लिम पक्ष की, तो मुस्लिम पक्ष पूरी तरीके से अपनी दलीलें दे रहा था। उस समय कल भी उस पर सुनवाई कर रहे थे कोर्ट जज बैठ के, लेकिन उसके बाद भी आज जब तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, तो सुनवाई होने के बाद आज ज्ञानवापी का जो फैसला है वो आ गया
है, लेकिन 3 अगस्त तक का इसमें समय दिया गया। अगली जो सुनवाई है वो 3 अगस्त को होगी, जब मुस्लिम पक्ष लगातार अपना दावा लगा रहा था कि यहाँ मस्जिद थी, लेकिन हिंदू पक्ष की बात की जाए तो हिंदू पक्ष अपना दावे लगाए बैठा था उस समय से, कि कहा जा रहा था कि यहाँ पर जो है मंदिर है, मंदिर को लेकर जो है यहाँ पर सर्वे भी कराया गया था। ASI का जो सर्वे है वो भी कराया गया था, उसकी रिपोर्ट सौंपने की बात भी कही जा रही थी लगातार, लेकिन उसके बाद जब फैसला लगातार ये जारी रहा, लेकिन उसके बाद आज जो फैसला है वो फैसला जो है 3 अगस्त के लिए जो है सुनवाई की बात कही गई है इसमें। जी बिल्कुल, 3 अगस्त का वो दिन है जब इस मामले में फैसला आना है और कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। शोएब, अगर बात की जाए तो पूरे प्रकरण में देखिए मुस्लिम पक्ष एक ही बात कह रहा है कि 1989 से आप 2023 तक कहा थे, आपको अभी याद आ रहा है कि पूजा अर्चना करनी है, वो उन वादियों को अभी याद आया है? दोनों तरफ से अपनी अपनी कोशिशें की जा रही हैं। लगातार जो हिंदू पक्ष है वो इस बात की कोशिश कर रहा है कि इस पूरे मामले की सच्चाई सामने आए, और उसके लिए ASI की जो सर्वे है वो उससे बहुत कुछ साफ हो सकता है, इस तरह की उनकी कोशिश है। जबकि मुस्लिम पक्ष तब लगातार विरोध कर रहा है। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि चूंकि वर्शिप एक्ट के तहत ये स्थल आते हैं और ऐसे में इसमें बहुत बदलाव नहीं किया जा सकता उस एक्ट के अकॉर्डिंग, तो इस वजह से उस पर वो ज्यादा फोकस कर रहा है। जबकि अयोध्या का हवाला भी दिया जा रहा है कि अयोध्या में भी इस तरह के ASI के सर्वे के बाद बहुत सी चीजें निकल कर सामने आई थी, इस तरह की चीजें कही जा रही। वही मुस्लिम पक्ष अब लगातार इस बात की भी कोशिश कर रहा है कि वो पहले हिंदू पक्ष इस पूरे मामले में अपना साक्ष्य प्रस्तुत करे। उनकी तरफ से इस तरह की दलीलें रखी जा रही हैं कि पहले साक्ष्य हिंदू पक्ष जो वादी है वो रखे, उसके बाद अगर जरूरत पड़े तब इस पर सर्वे हो। जबकि अभी हिंदू पक्ष ने कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं रखे, ये मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा जा रहा, उसके पहले ही वो सर्वे करवाना चाहते हैं, जबकि सर्वे का स्टेज उसके बाद आएगा जब वो अपना मजबूती से पक्ष उसके पक्ष में साक्ष्य रखें। तो इस तरह की दोनों तरफ से दलीलें दी गई हैं। फिलहाल कोर्ट ने चूंकि 3 दिनों तक इस पर सुनवाई हुई है, सबकी निगाहें लगी हुई थी, वकीलों का दोनों तरफ से मजबूत पैनल था, अपने अपने तर्क रखे हैं। और अब जब कोर्ट ने, क्योंकि चीफ जस्टिस इस पूरे मामले को खुद सुन रहे थे, सुप्रीम कोर्ट भी मामला जा चुका था, इसकी गंभीरता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ही इन्हें हाई कोर्ट आने के लिए कहा, और इसीलिए अर्जेंसी क्लास पे इसको सुनवाई शुरू की गई। चीफ जस्टिस ने इसको खुद अपनी बेंच पे रखा और वहां पर सुनवाई पहले उन्होंने दोनों वकीलों की सहमत ली। उसके बाद 3 दिनों तक सुनवाई, आज भी 3:30 बजे से सुनवाई हुई। हालांकि आज ज्यादा मुस्लिम पक्ष अपनी बातों को रख रहा था, खासतौर से एफिडेविट से रिलेटेड जो कल ASI ने अपना एफिडेविट दाखिल किया था उसका जवाब दाखिल किया। साथ ही साथ वो तमाम बिंदु जो कल की बहस में ज्यादा फोकस नहीं था, आज उस पर ज्यादा फोकस किया गया। खासतौर से इस बात पर ज्यादा जोर दिया कि वर्शिप एक्ट के तहत और साक्ष्य रखने की जिम्मेदारी जो वादी है उसकी है, न कि कोर्ट इसको साक्ष्य इकट्ठा करवाए। इस तरह की बातें मुस्लिम पक्ष की तरफ से दलील दी गई। फिलहाल कोर्ट ने पूरे मामले को सुना और फैसला जब आएगा 3 अगस्त को। ये तथा कथित मस्जिद की अगर बात की जाए तो सबसे मेन एरिया जो माना जा रहा है वो वेस्टर्न वॉल यानी कि पश्चिमी दीवार है। वहां पे कहे जा रहे हैं कि ऐसे कई यहाँ पे निशान बने हैं जो प्रमाण है कि ये मंदिर था पहले, जिसको तुड़वा के औरंगजेब ने यहाँ पे मस्जिद बनवाया है। बिल्कुल, हिंदू पक्ष इस तरह की तमाम चीजें लगातार वो रख रहा है कि वहां पे ऐसे बहुत से निशान है या अवशेष हैं, जिससे बात उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि साबित हो रही कि हिंदुओं का मंदिर रहा है जिसको डैमेज करके इसको बनाया गया। इसीलिए हिंदू पक्ष लगातार इस मामले पर दबाव बना रहा है और वो इसका सर्वे करा करके साइंटिफिक वे में इसकी सत्यता को जानने के लिए प्रयास कर रहा है। जबकि मुस्लिम पक्ष कहीं ना कहीं जबकि दोनों तरफ से दलीलें दी गई कि दोनों की तरफ से कहा गया कि ये काफी प्राचीन स्थल है। दोनों ने अपने अपने तर्क में कहा कि काफी प्राचीन है और इसी वजह से दोनों पक्ष की तरफ से बात कही जा रही है कि हमारे ज्यादा मजबूत स्थित है और इसीलिए वो अपने अपने साक्ष्य दे रहे हैं। लेकिन मुस्लिम पक्ष इस पर ज्यादा जोर दे रहा है कि वो वर्शिप एक्ट की तरफ कहीं ना कहीं कोर्ट का ध्यान केंद्रित कराना चाहता है कि अब जो स्थितियां हैं इस वक्त वर्तमान में उसमें बदलाव नहीं किया जाए, क्योंकि ये बात कहीं ना कहीं है कि ऐसे बहुत से मंदिर हैं जिस पर ये कहा जा रहा है कि वहां पर पहले मंदिर था, उसमें मस्जिद बनाया गया। जब उसमें बहुत से अवशेष इस तरह के मिली तो इसकी बातें निकल कर भी सामने आई हैं। अयोध्या में भी इस तरह की चीजें हुई हैं, इसीलिए मुस्लिम पक्ष कहीं ना कहीं इससे बच रहा है। हालांकि कानूनी फायदा बिल्कुल, अब इंतजार 3 अगस्त का है और अभी तक ASI सर्वे पर रोक लगा दी गई है। 3 अगस्त को देखना होगा कि क्या कुछ रिजल्ट, क्या कुछ फैसला निकल के सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
और 3 अगस्त को फैसला सुनाएगा हाईकोर्ट। और ऐसे में हाईकोर्ट ने साफ रोक लगा दी है एसआई सर्वे को लेकर। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई थी, अब 3 अगस्त तक फिलहाल रोक लगा दी गई है। 3 अगस्त को पता चलेगा कि क्या कुछ फैसला निकल के सामने आता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में राज्य विधानसभा का मानसून सत्र 7 अगस्त से शुरू होने जा रहा है, जो कि 5 दिन यानी कि 11 अगस्त तक चलेगा। इस सत्र में एक तरफ जहां योगी सरकार की ओर से कई प्रस्तावों को सदन की मंजूरी दिलाने की तैयारी की जा रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष लगातार सरकार को सदन में घेरने की योजना बना रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बिजली, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बन चुकी है। इस साल ये विधानमंडल का दूसरा सत्र है। तो 7 अगस्त से शुरुआत होने वाली है विधानमंडल के सत्र की, 11 अगस्त तक चलने वाला। और ऐसे में माना जा रहा है कि सत्र काफी ज्यादा हंगामेदार हो सकता है। विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सत्र में हंगामा कर सकती है। और ऐसे में बता दें कि 2023-24 का अनुपूरक बजट भी इसमें पास होना है। काफी महत्वपूर्ण ये सत्र माना जा रहा है। ऐसे में हंगामे के आसार भी जताए जा रहे हैं। 11 अगस्त यानी कि कुल 5 दिन तक चलने वाला है ये सत्र। और ऐसे में कई ऐसे बिल है जो कि इस सदन में पारित हो सकते हैं, पेश किए जा सकते हैं, विचार विमर्श होंगे और पारित यानी कि पास किए जा सकते हैं। ऐसे में देखिए लगातार संदेह ये जताया जा रहा है कि विपक्ष हंगामा कर सकता है। तो हो सकता है कि सत्र विपक्ष के हंगामे के कारण कम चले। जैसे इस वक्त देखने को मिल रहा है कि कई ऐसे मॉनसून सत्र है कई राज्यों के जिसमें लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है। और एक बार फिर से ये माना जा रहा है कि यूपी का जो ये विधानमंडल सत्र होने वाला है, मॉनसून सत्र होने वाला है, जिसकी तैयारी कई दिनों पहले से की जा रही थी, उसमें विपक्ष हंगामा कर सकता है। कई ऐसे मुद्दे हैं जो विपक्ष द्वारा उठाए जा सकते हैं सत्र में। बेरोजगारी का मुद्दा हो या फिर बिजली कटौती का मुद्दा हो, और पिछले दिनों किस तरीके से जो भी केसेस निकल के सामने आए थे उन सभी मुद्दों को लेकर विपक्ष इस बार इस सत्र में हंगामा कर सकता है। इस बीच ये भी जानकारी निकल के सामने आ रही है कि योगी सरकार द्वारा ये तैयारी की जा रही है कि कई ऐसे महत्वपूर्ण बजट, कई ऐसे महत्वपूर्ण बिल जो है इसमें पेश किए जाएंगे जो कि यूपी की जनता के लिए काफी लाभकारी साबित हो सकता है। और ऐसे में अनुपूरक बजट भी इसमें पास किए जाएंगे। 5 दिन का ये टोटल सत्र बताया जा रहा है। हंगामेदार रहने के आसार है इस सत्र को। ऐसे में देखना होगा कि जब इसकी शुरुआत होगी तब कितना यह सत्र चल पाता है। 7 अगस्त से शुरुआत होगी और 11 अगस्त को खत्म होगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आशीष वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, इस सत्र से के लिए ये कहा जा रहा है कि ये भी काफी ज्यादा हंगामेदार रह सकता है। जी बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए जिस तरीके से विधानसभा सत्र की शुरुआत 7 अगस्त से शुरुआत हो रही है, करीब ये 5 दिन तक की विधानसभा सत्र चलेगा। हालांकि इस बार का जो विधानसभा सत्र रहेगा वो काफी अहम रहेगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो 2024 का चुनाव भी है और 2024 के चुनाव को लेकर मद्देनजर इससे पहले विधानसभा सत्र मानसून सत्र है वो 7 अगस्त से शुरू हो रहा है। क्योंकि बीते अगर देखा जाए तो क्योंकि जो बीते विधानसभा सत्र शुरू हुए थे उनमें कई चीजें खास देखने को मिली थी। ये कहा जा सकता था जो बजट आया था वो उत्तर प्रदेश के लिए काफी लाभदायक बजट था, काफी बड़ा बजट सरकार ने पेश किया था। इस बार का जो बजट रहेगा वो भी काफी खास बजट रहेगा। लेकिन इन सब चीजों में जब विधानसभा की कार्रवाई शुरू होती है या विधानसभा सत्र की जब कार्रवाई शुरू होती है तब विपक्ष का जो हंगामा होता है वो काफी देखने को मिलता है, क्योंकि विपक्ष जो है वो लगातार हंगामा करती रहती है और विपक्ष कई मुद्दे उठाते हैं। इसके विपक्ष के इस बार भी इस विधानसभा सत्र जो 7 अगस्त से शुरू हो रहा है उसमें विपक्ष का हंगामा देखना होगा कि किस तरीके से विपक्ष हंगामा करता है, विपक्ष कौन कौन से मुद्दे उठाता है। क्योंकि इस बार का जो वित्त वर्ष होगा वो 2023 और 24 का वित्त वर्ष होगा और 24 के वित्त वर्ष में बजट देखना ये होगा कि किस तरीके की आम जनता के लिए क्या बजट में खास रहता है, किसानों के लिए क्या बजट में खास रहता है। क्योंकि सबसे अहम मुद्दा अगर देखा जाए तो इस समय जो बिजली का मुद्दा जो चल रहा है उसमें क्या खास रहता है। तो बजट सत्र जो 7 अगस्त से शुरू हो रहा है वो देखना होगा कि बजट सत्र किस तरीके तो हंगामेदार तो रहने वाला है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो कौन कौन से ऐसे बिल जो है वो पेश किए जा सकते हैं इस सत्र में? देखिए कई बिल इस सत्र में पेश किए जा सकते हैं। ये कहा जा सकता है कि नई नीति भी लागू की जा सकती है, नई नीतियां भी लागू की जा सकती है।
फिलहाल 7 अगस्त से जब ये पहला विधानसभा जो सत्र है, बजट सत्र है, वो शुरू होने वाला है, क्योंकि इस बार जो मौजूदा सरकार है वो काफी मजबूती से रहेगी। क्योंकि देखिए, अगर बात की जाए जिस तरीके से करीब 280 जो पार्टी के जो नेता है वो इस बार देखने को मिले हैं, क्योंकि एक मजबूती से भारतीय जनता पार्टी रहेगी। विपक्ष भी अपनी बात मजबूती से रखेगा, क्योंकि विपक्ष जिस तरीके से पिछले सत्र में देखने को मिला था, हंगामा कर रहा था, इस बार भी कहीं ना कहीं विपक्ष हंगामा करता दिखाई देगा। क्योंकि विपक्ष के पास इस बार कई ऐसे जो मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, किसानी का मुद्दा हो, बिजली का मुद्दा हो, हर मुद्दे किसान वो उठाता है। यानी कि कुल मिलाकर ये जो मॉनसून सत्र चलने वाला है वो भी काफी ज्यादा हंगामेदार इस बार भी रहने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष आपका तमाम जानकारियों के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के दौरे पर है। उन्होंने शेखावटी के सीकर में किसानों के खाते प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 17,000 करोड़ रुपए भेजे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने पीएम प्रमाण योजना और किसान समृद्धि केंद्र की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के 5 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन कर 7 का शिलान्यास भी किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी भाग लेना था, लेकिन पैरों की चोट की वजह से वो शामिल नहीं हुए। प्रधानमंत्री ने उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। इसके बाद उन्होंने आमसभा को संबोधित किया, जिसमें विपक्ष पर चुन चुन कर वार किया। उन्होंने कहा है कि विपक्ष यूपीए से इंडिया नाम रखकर अपने पाप छुपाने की कोशिश कर रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नितिन चौधरी हमारे साथ न्यूज रूम से सीधे जुड़ चुके हैं। नितिन, जहां एक तरफ सुबह ही अशोक गहलोत ने साफ कर दिया था कि प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए 5 मिनट का जो मेरा भाषण था वो भी मुझसे छीन लिया गया, उसका पलटवार किया पीएम मोदी ने। देखिए, बिल्कुल स्वीटी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के सीकर पहुंचे, जहां उन्होंने अशोक गहलोत को लेकर भी जो है काफ़ी बातें कही थी। कांग्रेस सरकार को लेकर उन्होंने निशाना साधा, लेकिन उधर से राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके से मैंने स्पीच दी थी उस स्पीच को भी जो है हटा दिया गया है, क्योंकि अशोक गहलोत ने उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर निशाना साधते हुए कहा कि इंडिया नाम रखकर अपने पाप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से विपक्ष एकजुट हो गया था उस समय, तो उसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है कांग्रेस पे भी निशाना साधा, और जो विपक्ष है उस पर भी निशाना साधा। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जो है लाल डायरी की भी बात की थी। जिस तरीके से लाल डायरी जो हुई थी, तो उस पर साफ तौर पर कहा गया कि लाल डायरी में कांग्रेस के काफ़ी जो कारनामे हैं वो छिपे हुए हैं। जिस तरीके से उन्होंने वैक्सीन की बात कही थी कि वैक्सीन आखिरकार किसने लगवाने का शुरुआत की थी, वो केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत की थी। तो उसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पे जम के हमला बोला है। इंडिया जो गठबंधन जब से हुआ है उसका, तब से हर एक संबोधन में पीएम मोदी इसका जिक्र करते हैं, और इस बार भी यही हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी से तुलना कर दी पीएम मोदी ने इस इंडिया गठबंधन की। देखिए, बिल्कुल स्वीटी, जिस तरीके से ईस्ट इंडिया को लेकर इस पर जो है तुलना की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पहले से लगातार हमला बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, तमाम बड़े नेता, वो इस चीज़ को हमला बोलते आ रहे हैं, क्योंकि विपक्ष एकजुट हो गया था। उस समय पहली जो बैठक हुई थी वो पटना में हुई थी। पटना में साफ तौर पर नीतीश कुमार ने इसका नाम जो है इंडिया रखा था, लेकिन उसके बाद भी लगातार इस पर बयानबाजी, लगातार पलटवार होते हुए नजर आए थे। उससे पहले ही प्रधानमंत्री को साफ तौर पर जो है विपक्ष ने जो है सदन के अंदर में भी जो है मणिपुर मुद्दा को लेकर भी जो है बातचीत करने का बात कही थी कि जिस तरीके से विपक्ष एकजुट होने का प्रयास किया है, इंडिया नाम रखा है, तो उस पर साफ तौर पर कहा छुपाने अपने जो काले कारनामे हैं। बिल्कुल, माना जा रहा है कि राजस्थान का यह दौरा पीएम मोदी का शंखनाद है आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन आपका तमाम जानकारियों के लिए। और आगरा दौरे पर पहुंचे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी घोषणा की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर मनकामेश्वर मंदिर स्टेशन करने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि लंबे समय से नाम बदलने की मांग की जा रही है, जिसकी जानकारी मेट्रो परियोजना के प्रबंधन निदेशक सुशील कुमार ने दी है। सुशील कुमार ने कहा है कि सरकार जो नाम चाहती है वही नाम रखा जाएगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, नाम बदलने के लिस्ट में एक और नाम शामिल हो चुका है। बिल्कुल, मैं बता दूं कि लगातार की सरकार नाम बदलने के लिए भी जानी जाती है। वहीं मैं बात करूं, कल आगरा में का जब दौरा था तो एक लंबे समय से मांग चल रही थी कि जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर मनकामेश्वर मंदिर कर दिया जाए, जिसे लेकर कल योगी सरकार ने मन से घोषणा की जामा मस्जिद को वही मनकामेश्वर मंदिर कहकर घोषणा की, तो मोहर टूट गई। जो काफी समय से जनता की मांग थी उसको मोहर टूटते हुए कह सकते हैं हम लोग कि आगरा की जनता को कहीं ना कहीं बड़ी सौगात की है। जामा मस्जिद जो नाम था उसे बदलकर
मनकामेश्वर मंदिर की है। जी, विपक्ष तो लगातार कह रहा है कि जो पुराने तरीके से चलते आ रहे नाम है, आप उसको बदलना चाहते हैं पूरी तरीके से, तो इस बार कोई प्रतिक्रिया निकल के सामने आई है विपक्षी दलों में से किसी की? मनीष, बिल्कुल मैं बता दूं कि ऐसी कोई विपक्षी दलों की बात की जाए तो कोई सियासत होती हुई नजर नहीं आ रही है, कोई प्रतिक्रिया क्रिया देती हुई नजर नहीं है। वहीं मैं बात करूं तो काफी समय से आगरा की जनता की मांग थी, तमाम जो जनता थी, तमाम जो वहीं मैं ज्ञापनों की बात करूं तो काफी ज्ञापन भेजे जा रहे थे जिन पर मोहर ठोकी गई है। जैसे लिस्ट में एक बार फिर से मेट्रो स्टेशन का जामा मस्जिद नाम लगा जा रहा था, पहले उसे बदलकर मनकामेश्वर मंदिर किया गया। वहीं मैं बात करूं जो मेट्रो परियोजना प्रबंधक सुशील कुमार ने खुद ये कहा है कि सरकार जो चाहती है वो नाम रखा जाएगा। मंथन कितने दिनों से चल रहा था नाम बदलने को लेकर? बिल्कुल बेटी, मैं बता दूं मेट्रो की जब परियोजना, जब मैं बात बताऊं वही में जब मेट्रो कार्य शुरू हुआ था उसी दौरान जामा मस्जिद जब नाम रखने की बात आई थी, जब से तमाम हिंदुओं, चाहे मैं हिंदू संगठनों की बात करूं, तमाम जो संगठन थी वो लगातार ज्ञापन देते हुए नजर आ रहे थे, तमाम सरकारों को लेटर जारी भेजते हुए नजर आ रहे थे, उस पर मौत होती गई है। तो कह सकते हैं हम लोग लगभग 1.5 से 2 साल हो गए जैसे मंथन चल रहा था, कल जैसे मौत होती गई है। किसी की कोई प्रतिक्रिया निकल के सामने आई है नाम बदलने को लेकर? मनीष, बिल्कुल अभी तक किसी की प्रतिक्रिया निकल कर सामने आई, राजनीतिक दलों की किसी भी नेता ने ऐसा कुछ बयान नहीं दिया है। लेकिन आगे के समय में हो सकता है जब नाम बदलने की तमाम जब सरकारों पर मैं बात करूं, तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो क्रिया प्रतिक्रिया देती हुई नजर आती है। लेकिन हालांकि अभी तक तो ये क्रिया प्रतिक्रिया देती हुई अन्य किसी पार्टी का कोई भी नेता सामने नहीं आया। तो जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन के प्रबंधन की तरफ से क्या कुछ कहना था इस पूरे मामले पर? बिल्कुल भी बता दो, प्रबंधन की बात करूं तो मेट्रो प्रबंधन का यही कहना है कि सरकार जो चाहती है वही नाम रखा जाएगा। वही मैं बात करूं जामा मस्जिद की बात की जाए तो काफी समय से 1647 में जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। वहीं मैं बात करूं तो मनकामेश्वर मंदिर का तो द्वापर युग में बताया जाता है कि भगवान ने खुद अपने हाथों से निर्माण कराया था, नींव रखी थी। तो कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि जामा मस्जिद है जो बात की जाए द्वापर युग में जब मंदिर का निर्माण शुरू हुआ था तो पुराना है, तो कहीं ना कहीं जो नाम था वो योगी सरकार ने सही रखा है, क्योंकि पुराना नाम दिया है तो कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि आगरा की जनता को एक बड़ी सौगात दी है। नया नाम बदल के क्या रखा गया है मनीष? बिल्कुल मैं बता दूं, नया नाम जो कि पुराने नाम की बात की जाए तो जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन था, वहीं में नया नाम की बात की जाए तो मनकामेश्वर मंदिर के नाम से मेट्रो स्टेशन को जाना जाएगा। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो हिंदू हैं, हिंदू संगठन है, वो कहीं ना कहीं बड़ी सौगात है, बड़ी शब्द है। तो चेंजेस हो चुके हैं क्या नाम बदलने को लेकर? उसके बाद कहाँ अपडेशन होना बाकी है? बिल्कुल मैं बता दूं क्योंकि अभी कल ही ये मोहर ठोकी गई है, तो नाम को जब मेट्रो प्रबंधन की बात की जाए तो वही मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं वो तैयारियां कर रहे हैं। हालांकि अभी तक किसी नाम को लेकर किसी बोर्ड नहीं लगाया, किसी साइन बोर्ड नहीं है, किसी प्रकार का कोई बोर्ड नहीं है। तो वही अब नाम जब लिखे, नाम जब बोर्ड लगाए जाएंगे तो कहीं ना कहीं जब ये नाम मनकामेश्वर मंदिर का नाम होगा तो कहीं ना कहीं बड़ी सौगात है। क्योंकि तमाम मैं बात करूं तो हिंदू में एक तरीके से कह सकते हैं खुशी से लहर है, क्योंकि तमाम जो जामा मस्जिद का विरोध करते थे नाम का, तो वो कहीं ना कहीं कल जैसे मौत होकर मनकामेश्वर मंदिर किया। जी बिल्कुल, अब प्रतिक्रिया का इंतजार होगा क्या कहते हैं इस पे विपक्षी पार्टियां। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो फिलहाल के लिए 5 शहर 5 खबर में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।